Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो टीम, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. वेलकम बैक टू ट्यूटलेज एकेडमी. और आज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970. ओके, तो आई होप आप लोगों ने पढ़ा है या रिवाइज किया है. इस एक्ट की जो भी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, जो भी इस एक्ट की यूएसपी है, सब कुछ हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे. और मेरा मोटो यही है कि इस एक्ट से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकें, राइट? So with this thought, let's start this session today. चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 came into force on 10th Feb 1971. Statement 2, bill passed and received the assent of president on 5th September 1970. तो दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है. Yes, I will चेक दी कमेंट बॉक्स. ओके, हाँ, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. इट वाज द बिल केम इनटू फोर्स ऑन 1970 एंड द बिल वाज पास्ड एंड रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 5 सितंबर 1970. तो ऐसे ही होता है, बिल हमारी बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास होती है, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट हमारा एसेंट प्रोवाइड करते हैं एंड देन द बिल कम्स इनटू फोर्स. The object of Contract Labour Regulation and Abolition Act is to prevent exploitation of contract labor and also to introduce better condition of work. Okay, ये है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के हक के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के वेलफेयर के लिए ये हमारा एक्ट है. ओके, उनको एक्सप्लॉयटेशन ना हो और उन्हें बेटर कंडीशन ऑफ वर्क इंट्रोड्यूस हो सके उनके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 अप्लाइज टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट विद 20 or more workmen on any day of the preceding 12 months as contract labor. Okay, Contract Labor Act has 35 sections and 7 chapters. It got amended in 2017. All of them. इसमें हमारा आंसर क्या है? All of them. चलिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के बारे में समझते हैं. किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में जहाँ पे 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स होते हैं in the preceding 12 months. ले ऑफ के डेफिनेशन में है in the preceding 1 month, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के डेफिनेशन में द प्रीसीडिंग 12 मंथ है. कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में 35 सेक्शंस हैं एंड 7 चैप्टर्स हैं. 7 चैप्टर्स एंड 35 सेक्शंस. और ये 2017 में इसका अमेंडमेंट हुआ था. बिल्कुल सही है ये सारे पॉइंट्स. ओके, अब देखिए थोड़ा ना हम इस एक्ट के फ्रेमवर्क में जाते हैं. तो लेट्स सी द पीडीएफ ऑफ दिस एक्ट फ्रॉम द इंटरनेट. चाइल्ड लेबर एक्ट 1970. लेट्स सी what we have. Yes, this is the file I was looking for. क्योंकि इसमें ना ये जो अरेंजमेंट रहता है ना इस तरीके से, तो उससे ना सेक्शंस याद करने में काफी आसानी होती है, इसीलिए मैं यही वाला फाइल ढूंढ रही थी. ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में क्या क्या चीजें हैं. चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी. चैप्टर 2 में एडवाइजरी बोर्ड की बात हो रही है. यहाँ पे 3 एडवाइजरी बोर्ड है, सेंट्रल, स्टेट और पावर टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज. एडवाइजरी बोर्ड है 2 लेवल पे और कमिटीज हैं. फिर विल सी अबाउट देम. उसके बाद चैप्टर 3 में किसकी बात होती है? रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. तो चैप्टर 3 में रजिस्ट्रेशन की बात होती है. चैप्टर 4 में लाइसेंसिंग की बात होती है. कभी भी ऐसा आप अभी BOCW एक्ट में देखेंगे, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट में देखेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर लाइसेंसिंग होती है. ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हमेशा पहले होगा, चैप्टर 3, चैप्टर 4 फिर लाइसेंसिंग. उसी तरह आप लोग याद रखेंगे, जब पहले रजिस्ट्रेशन की बात होती है तो रजिस्ट्रेशन किसका होता है? एस्टैब्लिशमेंट का होता है. और लाइसेंसिंग किसका होता है? कॉन्ट्रैक्टर का होता है. ओके, तो सबसे पहले रजिस्टरिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन होगा. उसी तरह सबसे पहले लाइसेंसिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा और उसके बाद एक्चुअली लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर होगा, फिर ग्रांट ऑफ लाइसेंस होगा और ठीक इसके बाद रिवोकेशन है, तो यहाँ पे फिर रिवोकेशन. ठीक है, चैप्टर 5 टॉक्स अबाउट हेल्थ एंड वेलफेयर, कैंटीन, रेस्टरूम, अदर फैसिलिटीज. चैप्टर 6 पेनल्टी. चैप्टर 7 मिसलेनियस. ओके, तो चैप्टर 5 तक एटलीस्ट क्या क्या चीजें हैं हमें याद रखनी. चैप्टर 1 इजी है, प्रीलिमिनरी. चैप्टर 2 एडवाइजरी बोर्ड. चैप्टर 3 रजिस्ट्रेशन. चैप्टर 4 लाइसेंसिंग. दैट्स इट, याद हुआ. ठीक है, ये तीनों चैप्टर्स याद हुए, पूछे जाएंगे तो तीनों चैप्टर से पूछे जाएंगे. उसका तो 5 हमारा नॉर्मल वेल्थ एंड हेल्थ, वेलफेयर एंड हेल्थ. उसके बाद मतलब माइंड में भी आप सोचिएगा एग्जाम में अगर वेलफेयर एंड हेल्थ भी आ जाए तो
आपका माइंड खुद आंसर कर देगा कि चैप्टर 4 तक तो हमें याद है, तो चैप्टर 5 वेलफेयर एंड हेल्थी होना चाहिए, चैप्टर 6 हमारा पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर होगा, और लास्ट में मिसलेनियस है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। यहाँ पे भी मैंने लिखा है, देखिए चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी है, ये सारी चीजें, चैप्टर 2 एडवाइजरी बोर्ड, तो सेक्शन 3 सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, सेक्शन 4 स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, सेक्शन 5 पावर टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज, चैप्टर 3 हमारा फिर सेक्शन 6 से स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन 5 तक तो कमिटीज है, फिर सेक्शन 6 हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हो गया, सेक्शन 7 रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 8 रिवोकेशन, चैप्टर 4 में फिर 11 अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफिसर, 12 लाइसेंसिंग, 14 13 ग्रांट ऑफ लाइसेंस, याद हो रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे ये जो वेलफेयर वाला है वो चीजें भी आपको मतलब बार बार देखेंगे हम लोग, अभी एमसीक्यू सेशन में बार बार डिस्कस करेंगे, तो एटलीस्ट माइंड में आपके एक मार्क तो जरूर छोड़ेंगे ये सेक्शंस। ओके, 16 कैंटीन, 17 रेस्ट रूम, 18 अदर फैसिलिटीज, 19 फर्स्ट एड, 20 लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल, तो लगभग 16 से लेकर के 20 तक लगभग जो सेक्शन है वो वेलफेयर एंड हेल्थ के लिए है, फिर पेनाल्टीज एंड ऑल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते एक फ्रेमवर्क आपके माइंड में आ गया होगा कि सैक में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ रही है ना, किसके बाद क्या है, ये फ्रेमवर्क आपके माइंड में आ गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अप्लाइज टू एस्टैब्लिशमेंट वेयर वर्क परफॉर्म्ड इज ऑफ इंटरमिटेंट और सीजनल नेचर। Statement 2, in contract labor act, contract laborers are not borne on the payroll and are not paid directly. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट कहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे वर्क हमारा इंटरमिटेंट नेचर का है या फिर सीजनल नेचर। नहीं भाई, थोड़ा सा और सोचिए। क्वेश्चन नंबर 3, पूजा संबित सबका, अरे नहीं भाई, ओनली 2 is true, इसलिए मैं हिंट दे रही हूँ, थोड़ा सा और सोचिए। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर कभी भी पेरोल में नहीं होते। ठीक है, FTE मैंने आपको पूछा था, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है। फिर मैंने पूछा था कि क्या ये लोग पेरोल में होते हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट किस एक्ट में है, इन विच एक्ट फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इज मेंशन, प्लीज आंसर इन द कमेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल, आप लोगों ने बोला था यस, तो फिर मैंने समझाया था आपको कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्चुअल कभी भी पेरोल में नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का अपना अलग सैलरी मैनेजमेंट होगा थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। पेरोल में वो लोग होते हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट में होते हैं, है ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा। FTE किस एक्ट में है, प्लीज आंसर। स्मृति, हाँ, रोहित, डोरा बाबू, पूजा, FTE के बारे में किस एक्ट में है, प्लीज आंसर, आई वांट टू नो। और कभी भी कोई सा भी काम इंटरमिटेंट या सीजनल नेचर का होगा, सीजनल नेचर या इंटरमिटेंट नेचर का होगा, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एप्लीकेबल कभी नहीं होगा, कभी नहीं। सीजनल और इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर वहां पर एप्लीकेबल है जहाँ पे रेगुलर वर्क है, अपने माइंड में बिठा लीजिए। 12 महीना काम चल रहा है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं। बीच बीच में रुका सा काम है, तो वहाँ पे बदली वर्कमैन आएगा यार, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट वर्कमैन आएगा, वहाँ पे किसी और वर्कमैन, वहाँ पे डेली वेज वर्कर को रखेंगे हम, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं रखेंगे, क्योंकि इनका भी भाई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय कॉन्ट्रैक्टर, तो फिर यहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, यस, तो 3 का आंसर हमारा है। किसी ने मुझे FTE के बारे में नहीं बताया, FTE किस एक्ट में है, किसी ने नहीं बताया है, याद आ रहा है FTE किस में है, प्लीज आंसर। FTE के बारे में, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में किस एक्ट में, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, FTE किस एक्ट में है, सब्सिस्टेंस अलाउंसेस किस एक्ट में है, यहाँ पे। और पता है ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, एडवाइजरी बोर्ड्स किस एक्ट में है, और मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, फिर फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो FTE किस एक्ट में है, ये भी क्वेश्चन आया है, सब्सिस्टेंस अलाउंसेस किस एक्ट में है, फिर डिसिप्लिनरी एक्शंस किस एक्ट में है, मतलब ये सब आता ही रहता है, कौन सी चीजें किस एक्ट में है, ये क्वेश्चन आता है। तो वो सब आप कैसे याद रखोगे, तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि हर एक्ट को USB की तरह याद रखो, उससे याद भी रहेगा और क्वेश्चन भी बनेगा कि इस एक्ट में स्पेशल क्या है। संबित साहू, आपकी पिटाई हो जाएगी, FTE फैक्ट्रीज एक्ट में है, इट्स बहुत ज्यादा रॉन्ग, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा गलत है ये। ओनली 2 is 2, मतलब यहाँ पे रेगुलेटरी एक्ट में है भाई, ये प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन नहीं है। FTE इज इन द रेगुलेटिव लेजिस्लेशन। बहुत बड़ा हिंट मैंने दिया। Only 2 is 2, a workman is deemed to be employed as contract labor when he is hired in connection with the work of an establishment by or through a contractor. Contract workmen are indirect employees, हमेशा वो लोग indirect होते हैं। Contract labor differs from direct labor in terms of employment relationship with the establishment and method of wage payment.
Contract labor by and large is not born on payroll. Contract labor are hired, supervised and remunerated by contractor, who in turn is remunerated by establishment. ठीक है, अब हमारे establishment है मान लीजिए XYZ और contractor का contractor है हमारा ABC contractor, ABC contractor. तो हमारा XYZ establishment है, आराम से यहाँ पे XYZ establishment के आपके 1000 एम्प्लॉइज है, 1000 एम्प्लॉइज है. अब क्या हो रहा है, एक्सवाईजेड एम्प्लॉयमेंट को ना एक बहुत ज्यादा टाइपिंग का काम करवाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा टाइपिंग का काम कराना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा. तो वो अपने एम्प्लॉय से कुछ स्पेसिफिक वर्क ले रहा है, वो सोच रहा है कि जो स्पेशली मुझे टाइपिंग का काम करवाना है उसके लिए मैं कॉन्ट्रैक्टर से लेबर हायर करूँ, है ना, बस टाइपिंग के लिए. तो वो एबीसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट करता है कि भाई आई वॉन्ट सम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो कि मेरे लिए टाइपिंग का काम कर सके. तो फिर एबीसी कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए 100 टाइपिस्ट को वो 100 टाइपिस्ट जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर पे होंगे वो एम्प्लॉय करता है. तो ये यहाँ पे जो ये 100 टाइपिस्ट है, इनका जो रिक्रूटमेंट है, इसका जो रिक्रूटमेंट है ये कौन देख रहा है, ये एबीसी कॉन्ट्रैक्टर ही देख रहा है. इसका जो सैलरी स्लिप होगा 100 टाइपिस्ट का, उसका सैलरी स्लिप में लिखा रहेगा बाय एबीसी कॉन्ट्रैक्टर. रिक्रूटमेंट इनका ये 100 टाइपिस्ट का कॉन्ट्रैक्टर देखेगा, इनका सैलरी स्लिप कॉन्ट्रैक्टर देखेगा, इनका टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्टर देखेगा, इनकी हायरिंग कॉन्ट्रैक्टर ही कर रहा है. फॉर देम द फेस ऑफ द कंपनी, उनको पता होगा कि हाँ दे आर वर्किंग फॉर XYZ एस्टैब्लिशमेंट बट थ्रू कॉन्ट्रैक्टर. ओके, और ये XYZ जो है वो उसका काम है बस कि एबीसी जो कॉन्ट्रैक्टर है इसको रेम्यूनरेट करना और कॉन्ट्रैक्टर ही इसको रेम्यूनरेट करेगा. ओके, है ना. तो द कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन आर हायर्ड, सुपरवाइज्ड एंड रेम्यूनरेटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर. और कॉन्ट्रैक्टर को फिर सारा ध्यान कॉन्ट्रैक्टर को बस ये एस्टैब्लिशमेंट रेम्यूनरेट करता है so that it can remunerate the 100 typists. Okay, understood? This is what the logic is. Yes, employment industrial employment act. Yes Pooja, okay, thank you. Principal employer is, अब ये जो हमारा XYZ establishment है ना, हम लोग इसको ही लेके चलेंगे. XYZ establishment ही हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा. मेन जो एम्प्लॉयर होता है वो हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है. इसी एग्जांपल को हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे. एबीसी कॉन्ट्रैक्टर है, तो दिस इज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. एन ऑफिसर एज नॉमिनेटेड बाय मिनिस्टर. नो ओनर, ऑक्यूपायर और मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री. one representative from owner and one representative from employee side, none of the above. यहाँ पे आंसर पॉइंट नंबर बी होना चाहिए, राइट. ओनर, ऑक्यूपायर और मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री. तो XYZ एस्टैब्लिशमेंट है तो XYZ फैक्ट्री है. फैक्ट्री भी हो सकता है, एस्टैब्लिशमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये थोड़ा पार्टली ट्रू है लेकिन ट्रू है एटलीस्ट. यहाँ फैक्ट्री भी हो सकता है, यहाँ पे कोई एंटरप्राइज भी हो सकता है, यहाँ पे कोई एस्टैब्लिशमेंट भी हो सकता है, उसका मैनेजर भी हो सकता है. यस, इट कैन बी. तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज, जो कि हमारा मेन एस्टैब्लिशमेंट का हेड है, सीईओ है, वो हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसी ने एबीसी को बोला है भाई तुम हायर करो. नेक्स्ट इन फैक्ट्री द ओनर, ऑक्यूपायर और मैनेजर इज कंसिडर्ड अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, बट इन एस्टैब्लिशमेंट और कंपनी द पर्सन हु इज इन कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और कंपनी विल बी द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. कंपनी हो गया, एस्टैब्लिशमेंट हो गया, तो उसका जो सुपरवाइज कर रहा है. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज द वन हु एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्टर थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर थ्रू कॉन्ट्रैक्टर. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही वही है ना, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को रेम्यूनरेट करता है और उसे बोलता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर मेरी कंपनी के लिए हायर करो. ओके, राइट. ओके, नेक्स्ट चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट डील्स विद. कैन वी आंसर? क्या आपको याद है चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट डील्स विद? आई एम गिविंग यू 10 seconds. प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर. देखिए इस एक्ट से सेक्शंस आते हैं प्रीवियस, एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट से सेक्शंस आते, बट बहुत ज्यादा नहीं, मतलब सारे सेक्शंस नहीं. एक होता है ना मोटा मोटी आइडिया आपको होना चाहिए 4-5 में क्या है और सेक्शन, अच्छा सेक्शन 3 से क्या, कौन सा मतलब चैप्टर 5 से कौन सा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक आइडिया भी अगर आप लगा लें तो मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में इजी होता है. सेक्शंस आते हैं बट इजी टाइप आते हैं. पूजा का आंसर आया है बी. वेरी गुड पूजा, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड. चलिए चैप्टर 3 क्या था, चैप्टर 4, चैप्टर 5. चैप्टर 3 वाज रजिस्ट्रेशन, क्योंकि काम हमारा रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो रहा है. पहले एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर करवाएंगे तभी तो वो आगे कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर सकता है. फिर कॉन्ट्रैक्टर की फिर लाइसेंसिंग कराएंगे और उसके बाद फिर वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर देखेंगे और 6 फिर पेनल्टीज का. ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 16, है ना. सेक्शन 16 to 20 मेनली ये हमारा वेलफेयर एंड हेल्थ चैप्टर है ना. लाइसेंसिंग वाज सेक्शन 11 to 15 लाइसेंसिंग था
और रजिस्ट्रेशन था सेक्शन 6 से, याद है मुझे, मैंने आपको इतनी बार बताया, इतने में मुझे याद हो गया। सेक्शन 3 वाज एडवाइजरी बोर्ड, सेक्शन 3, 4, 5 सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, सेक्शन 5 कमिटीज, ठीक है। और उसके बाद फिर सेक्शन जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में सेक्शन 6 रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। वन सेकेंड, लेट्स रिवाइज वन सेकेंड। चैप्टर 2 में एडवाइजरी बोर्ड थे, दैट वाज कंटेनिंग 3 सेक्शन, डन। चैप्टर 3 वाज कंटेनिंग रजिस्ट्रेशन, ओके, जहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 5 सेक्शंस थे। फिर चैप्टर 4 वाज कंटेनिंग लाइसेंसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 11 to 15. Chapter 5 was containing health and welfare, welfare and health of contract labor starting from 16 to approximately 20. Okay, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो चैप्टर 5 deals with welfare and health. It has the following content: canteen, restroom, other facilities, first aid, liabilities of principal employer, responsibility for payment of wages. Chronologically, section 16, 17, 18, 19, 20, 21. ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following legislation apply to unorganized sector workers in India? हाँ, तो इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी तीनों ही होंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, ये तीनों ही ना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स इन इंडिया, तीनों एक्ट में ये तीनों ही एक्ट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स पे अप्लाई होते हैं। इंडिया में जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उन पर ये तीनों ही एक्ट अप्लाई होते हैं। अब देखिए, देयर इज वन एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। तो ये एक्ट डिफाइन करता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को एज अ प्रोडक्शन और सर्विस ओरिएंटेड एंटरप्राइज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, एंड इफ द वर्कर्स आर एम्प्लॉयड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कैन नॉट बी 10, है ना। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो सेक्टर होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, उसका कोई एंटरप्राइज है, ठीक है, जहाँ पे 10 या 10 से वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाता है। जैसे आपके घर के आसपास अगर कोई राशन की शॉप है, वहाँ पे 3-4 वर्कर्स है और वो राशन की शॉप वर्क कर रही है, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो जाएगा। सर्विस ओरिएंटेड होता है, प्रोडक्शन भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, और इंडिविजुअल्स के लिए भी हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कैन नॉट एक्सीड 10, ये भी आप लोग याद में रखेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट डील्स विद चैप्टर 2, अगेन एडवाइजरी बोर्ड्स, चैप्टर 3 रजिस्ट्रेशन, है ना, सिंपल है, ओके। हाँ, 7 का आंसर हो जाएगा ए, चैप्टर 3 डील्स विद रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, फिर चैप्टर 3 का अगर कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो सेक्शन 3, 4, 5 के बाद सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है सेक्शंस, बाकी नहीं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर इज इन सेक्शन 6 और रजिस्ट्रेशन है हमारा सेक्शन 7 में। फिर रिवोकेशन सेक्शन 8 एंड ऑल। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, चेयरमैन ऑफ स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड। अब क्या है, 2 बोर्ड है हमारे, सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड। तो स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड बोलिए या स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बोलिए, एक ही बात है। तो इसका जो चेयरमैन है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो बोर्ड से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से उसका चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है एंड ऑल, ऐसे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अगर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है तो उसको अपॉइंट करेगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट, और अगर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है तो उसका चेयरमैन अपॉइंट करेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। हाँ, तो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। फिर एज पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स ऑर्डिनरीली टू बी अपॉइंटेड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर सो दैट द एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड अ कैंटीन। कैंटीन के लिए कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर आपके पास होने चाहिए? 9, 150, 100 है भाई। देखिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में चेंज हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में 100 है। देखिए यहाँ पे यहाँ पर अगर एज पर दिस एक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेबर टोटल 100 अगर है तो आपको कैंटीन प्रोवाइड करनी है। द नंबर इज 100, ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। चलिए, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शुड इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्टर डज द फॉलोइंग। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को यहाँ पर ध्यान देना है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर वेजेस पे कर रहा है जो भी गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया है। कैंटीन, ड्रिंकिंग वाटर, रेस्टरूम, वॉशिंग फैसिलिटी सारा प्रोवाइड कर रहा है। रिकॉर्ड्स और रजिस्टर मेंटेन कर रहा है
और वर्कमैन को एम्प्लॉयमेंट कार्ड इश्यू कर रहा है। ये सारा चीज कॉन्ट्रैक्टर ये सारा काम कर रहा है, ये एम्प्लॉयर को हमारे हमेशा ध्यान रखना है। रिकॉर्ड्स और रजिस्टर मेंटेन करना अल्टीमेट इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा जब भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात आती है कहीं भी। इसके बाद आप DOCW एक्ट में भी देखेंगे, इंटरस्टेट वाइब्रेंट वर्कमैन एक्ट में भी देखेंगे, रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और हर कॉन्ट्रैक्टर अपने वर्कमैन को एम्प्लॉयमेंट कार्ड देता है। क्या देता है? एम्प्लॉयमेंट कार्ड। ये भी जरूरी है। एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि हु इशूज एम्प्लॉयमेंट कार्ड, है ना, हु इशूज एम्प्लॉयमेंट कार्ड। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्टर इशूज एम्प्लॉयमेंट कार्ड। ये सारा काम किसका है? ये सारा काम कॉन्ट्रैक्टर का है। बस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को ध्यान देना है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को इंश्योर करना है कि कॉन्ट्रैक्टर इतने सारे काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, ऑल्सो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल नॉमिनेट अ रिप्रेजेंटेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब देखिए, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रेम्यूनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रेम्यूनरेट कर रहा है। अब ये काम एक्चुअली तो इसके लिए ही कर रहा है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, काम तो वो एक्चुअली एम्प्लॉयर के लिए ही कर रहा है इनडायरेक्ट तरीके से। तो इसको वेजेस, इसको रेम्यूनरेशन प्रॉपर मिलना चाहिए। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो एक पर्सन को अपॉइंट करता है। शैल नॉमिनेट अ रिप्रेजेंटेटिव duly authorized by him to be present at the time of disbursement of wages by the contractor। जब भी कॉन्ट्रैक्टर वेजेस पे करेगा तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पे रहेगा, तो बस चेक करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए कि सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ठीक ठाक से वेजेस मिल रहे हैं कि नहीं, और जिस तरीके से देने चाहिए उसी तरीके से मिल रहे हैं कि नहीं। दैट मीन्स कैश में तो नहीं, कैश में या फिर काइंड में या फिर बैंक अकाउंट में जैसे भी ट्रांसफर हो रहा है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क है उसके अकॉर्डिंग ही वेजेस मिल रहे हैं कि नहीं। तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करता है। नेक्स्ट, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट द डैश टू एडवाइज द मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड कैरी आउट अदर फंक्शन असाइन टू इट अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात हो रही है ना, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या, यहाँ पर एडवाइजरी लेबर बोर्ड, एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड, यहाँ पर इट्स द वर्ड एक्चुअली इज एडवाइजरी बोर्ड। तो एडवाइजरी बोर्ड बोलिए या फिर एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड बोलिए, तो बात सेम ही है। और काउंसिल नहीं है, कमीशन नहीं है। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होता है। और एडवाइजरी बोर्ड का फंक्शन क्या होता है कि इस एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से में जो भी मैटर्स अराइज हो रही हैं उनसे रिलेटेड फंक्शन को स्ट्रीमलाइन करें, वो सारा प्रॉब्लम्स उस सेक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उस सेक्स से रिलेटेड उनको सॉल्व करें। ये एडवाइजरी बोर्ड का काम होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट a board to be called state advisory board to advise the state government। तो advisory board एक्चुअली नाम है एडवाइजरी बोर्ड, तो वो क्या करती है? एडवाइज करती है स्टेट गवर्नमेंट को ऑन मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। एंड ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट में चेयरमैन होता है बाय स्टेट गवर्नमेंट, लेबर कमिश्नर होता है जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इज लेबर कमिश्नर, और अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 11 बट नॉट लेस देन 9। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, हु इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, ये भी आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा लेबर कमिश्नर। तो अगेन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को याद करेंगे, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड इन चैप्टर 2 सेक्शन 4। चैप्टर 2 सेक्शन 4 में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है, उसमें एक चेयरमैन है जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, लेबर कमिश्नर हमारा एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, और टोटल मेंबर 9 to 11 होंगे, नॉट एक्सीडिंग 11 बट नॉट लेस देन 9 to 11 होंगे। ठीक है, उसी तरह सेंट्रल बोर्ड का भी हम लोग याद करेंगे, हु रजिस्टर्स द एस्टैब्लिशमेंट अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एंड प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर करता है और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करता है। रजिस्टरिंग ऑफिसर के बारे में आपने देखा किसमें? सेक्शन 6 में, विच टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ registering officer। Section 11 of the Act empowers the appropriate government to appoint gazetted officer to be dash and defines the limits of their jurisdiction। Section 11, yes, licensing officer, appointment of licensing officer। The appropriate government may by an order notified in the official gazette appoint persons being gazetted officer of government as it thinks to be fit as licensing officer, define the limits within which the licensing officer will exercise its power।
ओके यस, सेक्शन 11 में इसकी बात होती है. नेक्स्ट, द एम्प्लॉयर शुड अप्रोच फॉर रजिस्ट्रेशन विच फॉर्म. तो आपका XYZ एस्टेब्लिशमेंट है, आपको लगा कि फॉर टाइपिंग यू नीड टू हायर सम कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स, तो आपको पहले अपने एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. तो कौन से फॉर्म में आप करवाओगे? फॉर्म 1 या फॉर्म 1. यस, फॉर्म 1 में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रोच करोगे. ठीक है, फॉर्म 1 में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रोच करोगे. मैच द फॉलोइंग विद सेक्शंस. प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 15. Yes, question number 15. Appointment of registering officer, appointment of licensing officer, registration of establishment, grant of license. चलिए 15 का 4 आ रहा है. Let's see. Section 66. सबसे पहले रजिस्टरिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद एक्चुअली रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद लाइसेंसिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद लाइसेंस ग्रांट होता है. तो एज पर दिस व्हाट इज द आंसर? सी का An employer of an establishment can only employ contract labor under which of the provision. सिंपल सा क्वेश्चन है. एम्प्लॉयर है किसी एस्टेब्लिशमेंट का, उसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करना है, तो उससे पहले सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा फ्रॉम रजिस्टरिंग ऑफिसर. फिर वो किसी लाइसेंसिंग ऑफिसर को ढूंढेगा. लाइसेंसिंग ऑफिसर के पास भी प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए. तो पॉइंट 16 का आंसर होगा पॉइंट नंबर बी. सिंपल है. 17. नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड इज. स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के नंबर्स कितने हैं? 11 to 9. एंड फॉर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड इट इज 17 to 11. 17 to 11 is for central advisory board and for state advisory board it is 11 to 9. The number of elected members in, अच्छा ये फैक्ट्रीज एक्ट का आ गया एक्चुअली क्वेश्चन. कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी में जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसका जो कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी है उसमें मैक्सिमम 5 और मिनिमम 2 मेंबर होते हैं. फैक्ट्रीज एक्ट का क्वेश्चन है, गलती से आ गया होगा इसमें. चलिए नेक्स्ट, अमेंडमेंट बिल ऑफ 2017 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर सेज दैट. यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. तो दिस वाज द अमेंडमेंट बिल ऑफ 2017. इसको आप सारा याद करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट लेबर में वेज की कोई सीलिंग नहीं है. कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर को 10 रुपए भी मिल रहा है, 20 रुपए भी मिल रहा है, 100 रुपए मिल रहा है या 1 लाख भी मिल रहा है, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तहत आएगा. यहाँ पे कोई भी वेज सीलिंग नहीं है. चारों पॉइंट्स आप नोट डाउन करेंगे और अगर अमेंडमेंट में कभी पूछा जाता है तो आप याद रख सकते हैं. वेज सीलिंग हटा दी गई है. वर्कमैन अब सुपरवाइजरी कैपेसिटी का भी पर्सन है. एंड तो अगर एग्जाम में सिर्फ ये भी आ सकता है कि वर्कमैन का जो डेफिनेशन है अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, तो उसमें पर्सन सुपरवाइजरी कैपेसिटी वाले भी है. एनकरेज द पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. ये तो हर जगह हो रहा है, हर एक्ट में हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पेमेंट करना है, कैश में नहीं. और अगर तो अगर आपको थोड़े दिनों का काम है, कई बार ऐसा होता है कि थोड़े दिनों का काम है, तो आप टेम्पररी लाइसेंस भी कॉन्ट्रैक्टर का बनवा सकते हैं अगर वर्कर को हमें कुछ दिनों के लिए ही हायर करना है. कभी कभी कंपनी को अचानक से ज्यादा काम आ जाता है, जैसे बहुत ज्यादा टाइपिंग का ही काम अगर आ जाता है, तो हम उतने दिनों के लिए ही एक टेम्पररी लाइसेंस किसी कॉन्ट्रैक्टर का अवेल कर सकते हैं. ओके यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. Which is false about applicability of Contract Labor Act 1970. इसमें आंसर हो जाएगा अगेन ऑल ऑफ द अबव. ओके अगेन ऑल ऑफ द अबव. देखिए, इंटरमिटेंट नेचर का है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है. सीजनल नेचर का है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है. ओके एंड देन does not apply to establishment if any work performed for not more than 120 days in a year. कंप्लीट रेगुलर वर्क होना चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एप्लीकेबल होता है. और कॉन्ट्रैक्ट लेबर हमारा SEZ में भी एप्लीकेबल नहीं होता है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एप्लीकेबल कभी नहीं होता है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमेशा ही टेम्पररी और इंटरमिटेंट नेचर का ही कंसीडर किया जाता है. हमेशा ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन टेम्पररी और इंटरमिटेंट नेचर वाला ही कंसीडर किया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड बाय वर्कर इन सच एंसिलरी एस्टैब्लिशमेंट. कैसा भी काम वर्कर कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमेशा टेम्पररी और इंटरमिटेंट नेचर वाला ही समझा जाता है. रिन्यूएबल ऑफ लाइसेंस शैल बी मेड नॉट लेस देन डैश डेज बिफोर द डेट ऑन विच द लाइसेंस एक्सपायर. अगर कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस 31 जुलाई को एक्सपायर हो रहा है तो उसे एक महीने पहले लाइसेंस के रिन्यूएबल के लिए उसे एप्लीकेशन डालना होगा. रिन्यूएबल ऑफ लाइसेंस शैल नॉट बी मेड लेस देन 30 डेज. तो 30 जून से पहले उसे लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा. ठीक है, ओके 30 डेज.
नेक्स्ट, डैश इज अ पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Dash is a person to whom any article or material are given out by or on behalf of principal employer to be made up, cleaned, washed, altered, ornamented, finished, or otherwise processed for sale for the purpose of the trade or business of the principal employer, and the process is to be carried out either in his home or in some other premises, not being premises under the control and management of principal employer. The thing is out worker. Out worker क्या होता है? आउट वर्कर को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कुछ आर्टिकल या मटेरियल देता है किसी भी काम के लिए, वॉशिंग के लिए, अल्ट्रेशन के लिए, ऑर्नामेंट, कोई ऑर्नामेंट करना है, उसे फिनिश करना है, किसी भी काम के लिए देता है. और ये जो वर्कर है वो काम को कहाँ फिनिश करता है? अपने घर में फिनिश करता है या फिर कोई और प्रीमाइस में फिनिश करता है, लेकिन नॉट उस जगह पे नहीं करता है जो जगह उसके मैनेजमेंट के या उसकी जो जगह उसके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के कंट्रोल में, किसी दूसरी जगह पर वो काम फिनिश कर रहा है. दैट इज आउट वर्कर. तो क्या आउट वर्कर कॉन्ट्रैक्चुअल डेफिनेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में जो वर्कर का डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में वर्कर का डेफिनेशन में आउट वर्कर इंक्लूडेड है या फिर नहीं? इंक्लूडेड है या फिर नहीं? वर्कर का डेफिनेशन में आउट वर्कर इंक्लूडेड है कि नहीं? आउट वर्कर जो है वो, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग देखिए कि आउट वर्कर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के डेफिनेशन का जो वर्कर का डेफिनेशन है उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं. दिस यू हैव टू नो. प्लीज इस पे वर्क कीजिए एंड लेट मी एंड कमेंट इन दी एप्लीकेशन बॉक्स, कमेंट इन आवर एप्लीकेशन, इन द चैट बॉक्स ऑफ आवर एप्लीकेशन. Question number 23. As per section 15 of chapter 4, any person aggrieved by an order made under section 7, section 8, section 12 or section 14 within dash days from the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal to dash, who shall be a person nominated by appropriate court. As per section 15. आपको समझ आ रहा है? section 7 क्या है? रजिस्ट्रेशन, मतलब कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है. सेक्शन 7-8 में ये रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है और सेक्शन 8 और 14 में लाइसेंसिंग की बात हो रही है ना. दिस इज रेफरिंग टू रजिस्ट्रेशन, दिस इज रेफरिंग टू लाइसेंसिंग. तो कोई पर्सन है जो कि रजिस्ट्रेशन से अग्रीव्ड है या फिर लाइसेंसिंग से अग्रीव्ड है, तो वो किससे कंप्लेन करेगा? तो अगर आप अग्रीव्ड हो तो आप कहाँ पर अपील दायर करोगे? अपील का बात आएगा है, अपील का बात आता है तो हमेशा ही एपेलेट ऑफिसर होता है. अपील में हमेशा ही एपेलेट ऑफिसर होता है और एपेलेट ऑफिसर को आप हमेशा ही 30 दिन पहले, 30 दिन का टाइम होता है एपेलेट ऑफिसर के पास. 30 दिन, जिस दिन भी ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ है उसके नेक्स्ट 30 डेज तक आप एपेलेट ऑफिसर के पास अपील लेके जा सकते हो. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. अपील आएगा तो एपेलेट ऑफिसर, और एपेलेट ऑफिसर आएगा तो बस 30 दिन बस. और हर एक्ट में, इन एवरी एक्ट if you see the word appeal, you have to go for appellate officer and the time period will be 30 days except one place which is disciplinary action. डिसिप्लिनरी एक्शन में आप एपेलेट ऑफिसर के पास जाते हो. अगर एम्प्लॉय डिसिप्लिनरी, अगर एम्प्लॉय इंक्वायरी हुआ उसके बाद जो अवार्ड मिला उससे अग्रीव्ड है तो एपेलेट कमिटी के पास जाता है या फिर एपेलेट ऑफिसर के पास जाता है और वहाँ पे 21 डेज का टाइम होता है, लेकिन हर जगह 30 डेज का टाइम होता है. ठीक है. तो अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन से या फिर लाइसेंसिंग से अग्रीव्ड है, he will go to appellate officer 30 days time. Whoever contravenes any provision of the act or any rules prohibiting, restriction or regulating the employment of contract labor or contravenes any condition of license granted under the act, किसी भी तरह का इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है तो क्या पनिशमेंट होगी? Whoever contravenes any provision of the act or any rules prohibiting, restriction or यहाँ पे इसका आंसर आई थिंक 3 months और ₹1000 है. हाँ, तो यहाँ पर आपको थोड़ा पेनल्टी ना, जो इम्पोर्टेंट पेनल्टी है ना, 1-2 इम्पोर्टेंट पेनल्टी होती है हर एक्ट में, वो सब ध्यान में रखना होगा. तो 3 months का इम्प्रिजनमेंट है और उसके बाद फिर ₹1000 है. तो जनरली जो भी पेनल्टी आपको याद करना है उसके एमसीक्यू मैं करवा ही देती हूँ. और हर दिन जो फाइन होगा वो ₹100 होगा फॉर एवरी डे, अगर आप कंटिन्यू बार बार वो मिस्टेक कर रहे हो. ठीक है. 3 months ₹1000 and for continuation ₹1000, ₹100 every day. Next, for employing contract laborers, registration is done. For this, employer appeal in form 1. Registration के लिए form 1 और certificate of registration form 2 में मिलता है.
तो फॉर्म 2 इज फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फॉर्म 1 इज फॉर एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, याद रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म 1 और सर्टिफिकेट फॉर्म 2। ओके डन। चलिए अब ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, OSHWC, ये जो कोड्स है OSHWC हमारा जो कोड है 2020, फिलहाल ये इम्प्लीमेंट कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं हो रहा है, इसके इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस चल रही है ना। कभी मैं पढ़ती हूँ कि किसी जगह पर 100% हो गया, कभी मैं पढ़ती हूँ कि कहीं बाकी है। तो जब ये 100% इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये आपके सिलेबस में भी रिफ्लेक्ट करेगा, बट यूजीसी नेट के सिलेबस में फिलहाल इस कोड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, पर फिर भी एक हम लोग जानकारी के लिए रखेंगे कि बाय चांस क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। तो OSHWC कोड 2020 is on the recommendation of which commission? Question number 26, anybody can answer? Question number 26, second answer, yes। जितने भी कोर्स, जितने भी 4 न्यू कोर्स है ना, चारों न्यू कोर्स सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर के रिकमेंडेशन पे बने हैं। 1999 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 2002 में इसका रिपोर्ट आया था, और चेयरमैन जो थे सेकेंड एनसीएल के वो रविंद्र वर्मा थे। ये रिपोर्ट जब सबमिट किया गया था तो समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ही ये रिपोर्ट पढ़ा था। फिर व्हाट वर द 4 लेबर कोड्स पब्लिश्ड इन गैजेट ऑन 29 सितंबर 2020? तो ये जो 4 लेबर कोड्स है ना, उनको ऑफिशियल गैजेट पे 29 सितंबर 2020 को पब्लिश किया गया था, और ये था इंटरनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, OSHWC, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड कोड ऑन वेजेस। ये 4 कोड थे, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एंड OSHWC, ये 4 कोड्स थे। करेक्ट। चलिए, in total how many laws are consolidated to form 4 labor codes? तो ये 4 लेबर कोड्स को फॉर्म करने के लिए कितने लॉज को कंसोलिडेट किया गया है? क्वेश्चन नंबर 28, तो देयर आर 29 लॉज, 29 लॉज को कंसोलिडेट करके ये 4 लेबर कोड्स बनाए गए हैं। और ये जो चारों लॉज हैं वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन वेजेस। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में ये 3 वेजेस है, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट और आई थिंक एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन में इसमें फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, सारा इसी में है। सोशल सिक्योरिटी में हमारा PF एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये सब है, ESI एक्ट। कोड ऑन वेजेस में मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, ये सारा चीज इसमें, राइट। ओके, चलिए, विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन टुडे एंड वी विल वर्क ऑन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट एंड BOCW एक्ट। टुमारो ये दोनों एक्ट में खत्म करने की कोशिश करूंगी, BOCW एक्ट भी और इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट भी, राइट। चलिए, so with this I will be ending the session now. Thank you all for your time. Yep, thank you. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.